अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और यह है मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इलेक्शन की पुकार। वोट की ताकत और वोट डाला क्यों जाता है, ये बड़े अहम सवाल हैं जिससे मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में रहने वाले बहुत सारे लोग अभी तक ना वाकिफ हैं। एक छोटा सा सर्वे किया है, वो सर्वे भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इलेक्शन का शोर है। इलेक्शन की हर तरफ बात की जा रही है, हर कोई कह रहा है कि इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं कि उसका नतीजा अगर लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं आता तो क्या वो इलेक्शन मानेंगे, क्या उस इलेक्शन का नतीजा माना जाएगा, या फिर एक बार बात धरनों पर खत्म होगी और बात एक बार फिर री इलेक्शन तक जाएगी। तो ये सारे सवालात जो उनसे हैं बाकी हैं, लेकिन इन सारे सवालात के बीच में एक चीज कॉमन है, एक चीज मुश्तरक है, वो ये कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है और इलेक्शन किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर अवाम का हक होता है कि उनको इलेक्शन दिया जाए और उनको हक राय दही इस्तेमाल करने का हक दिया जाए। ये बहुत जरूरी बात होती है और किसी भी मुल्क में किसी भी जमहूरियत को पनपने के लिए ये सबसे अहम चीज होती है कि उस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं ताकि लोग अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का नुमाइंदा अपने ऊपर चुन सकें और हुक्मरानी उसको दे सकें ताकि वो नुमाइंदा उनके लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करते हुए मुल्क को आगे लेके जाए और उसकी तरक्की का हिस्सा बने। इलेक्शंस के बारे में हम कितना जानते हैं वो तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कितना खर्चा आता है। 2013 की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के फी कस वोट अखराजात 55 रुपए थे, जो 2018 के इंतखाबात में 264% इजाफे के साथ 200 रुपए तक जा पहुंचे। आइंदा इंतखाबात में फी वोट खर्चा 492 रुपए लगाया जा रहा है। अब जब खर्चा इतना बढ़ा है तो टर्न आउट कम होना एक तशवीशनाक बात होगी। मतलब अगर कोई शख्स वोट नहीं डालता तो इसने हुकूमत का तकरीबन 500 रुपए का नुकसान किया, और अगर ये तादाद लाखों में हो तो नुकसान का अंदाजा लगा लीजिए। ये तशवीशनाक सूरत हाल हुकूमत से आइंदा इंतखाबात में बेहतर टर्न आउट के लिए कानून साजी का तकाजा करती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के मुताबिक दुनिया के बहुत से ममालिक में इंतखाबी अमल को बेहतर बनाने के लिए कवानीन बनाए गए हैं। इन कवानीन में जुर्माने और कुछ सजाएं देने के लिए कवानीन मौजूद हैं। सिंगापुर में वोट ना डालने पर शहरियों को $50 जुर्माने के साथ मुस्तकबिल में हक़ राय दही से महरूमी और इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में हक़ राय दही से इज्तनाब करने पर सजाएं मरहलावार होती हैं और पहली बार वोट ना डालने पर $20 जुर्माना और दूसरी बार $50 जुर्माना किया जाता है, और जुर्माना अदा ना करने की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाता है। तुर्की में 22 तुर्किश लीरा बतौर जुर्माना वोट ना डालने की सूरत में किया जाता है। ब्राजील में जानबूझकर वोट ना डालने की सूरत में कम से कम उजरत का 10% जुर्माना और पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड की मनसूखी समेत मुलाजमत के हसूल में पाबंदी की सजाएं मौजूद हैं। यूनान में हक़ राय दही इस्तेमाल ना करने की सूरत में 1 साल तक की सजा हो सकती है। इन ममालिक के अलावा अर्जेंटीना में $50, चिली में $227, पेरू में $25 और बेल्जियम में €80 तक जुर्माना की सजा दी जाती है। इन कवानीन की वजह से इन ममालिक में वोटिंग टर्न आउट में खासा इजाफा देखने में आया है। इस फहरिस्त में सिंगापुर में टर्न आउट में 96% इजाफा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में 90%, बेल्जियम में 99%, तुर्की में 86%, जबकि ब्राजील में 80% इजाफा हुआ। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जुर्माना तो दूर की बात, शहरियों के लिए वोट ना डालने पर हुकूमत माली नुकसान बर्दाश्त करती है। 2018 के ज़मनी इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पहली मरतबा अपना वोट कास्ट किया, जहां कास्ट होने वाले वोट कौमी खजाने को 15,000 रुपए में पड़ा, यानी कि फी कस वोट 15,000 रुपए में पड़ा। 7,364 रजिस्टर्ड वोटर्स में से सिर्फ 6,233 ने अपना वोट कास्ट किया, जबकि इंटरनेट वोटिंग के निज़ाम के तहत वोट डालने की इजाज़त देने के अमल में 9 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए। 2018 में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर समुंदर पार पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट डालने की इजाज़त दी थी।
पाकिस्तानी वोट देने में कम दिलचस्पी क्यों लेते हैं और क्या कानून साजी के जरिए सज़ा तजवीज़ किए बगैर टर्नआउट बेहतर बनाया जा सकता है। आइए पाकिस्तान में बसने वाले लोगों से बात करते हैं और स्पेशली आज के प्रोग्राम में समुंदर पार बसने वाले पाकिस्तानियों से भी आपकी बात करवाएंगे। जर्मनी में क्या सूरत हाल है, सिंगापुर में क्या सूरत हाल है, यूके में वोटिंग कैसे होती है और वहाँ जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो वहाँ की वोटिंग के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट कसूर में लिए चलता हूँ कि कसूर के रहने वाले शहरी वोट क्यों डालते हैं, नुमाइंदे में क्या खूबियाँ देखते हैं और वो वोट डालने से पहले क्या सोचते हैं कि ये वोट हम क्यों डाल रहे हैं। ज़रा लोगों की जो तमाम साइकी है, लोग क्यों वोट डालते हैं, वो ज़रा जाके मुलाहिजा कीजिए। आपको इंटरव्यू देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो आप बड़े ब्लंट हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं कि सही बात लोगों तक आप पहुंचाएं। सही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अप्रिशिएट यू। मुझे दुआओं में याद रखें। Very much। आप ये बताएं कि आप नुमाइंदे में क्या देखते हैं। हमने नुमाइंदा आज तक कोई कॉम्पिटेंट आदमी देखा ही नहीं है। जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ये बस लूट मार की तरफ हो जाते हैं। इनको पब्लिक का कोई गर्ज नहीं है। हमारा जो शहर है ना, बदकिस्मत तरीन शहरों में से एक शहर है। यहाँ का ना MPA ना MNA कोई कुछ नहीं करता। हम कसूर शहर में खड़े हुए हैं। हाँ जी। जब आप वोट डालने जाते हैं आप बेहतरीन आदमी सिलेक्ट करते हैं या आपके पास ऑप्शन ही नहीं है? नहीं, बेहतरीन आदमी होता है कोई नहीं है सिलेक्ट करना। वो इवल जो होता है ना, लेस इवल, वो लेस इवल वाला मामला है यहाँ पे। ये तो बड़ी सैड स्टोरी है। आपका नुमाइंदा हो, वो असेंबली में जाए और असेंबली में उसकी पार्टी नाराज हो जाए, कुछ हो जाए, वो आपकी जो सीट है असेंबली में उसको छोड़ के इस्तीफा दे के निकल जाए, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और ये लोग ऐसे ही करते हैं। असेंबली में जाते हैं, ये वहाँ मीना बाज़ार है, मीना बाज़ार में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, MP हॉस्टल में रहते हैं और करते बते। और यही सबसे तकलीफ दे बात है, जब आप वोट डालने जाते हैं ठीक है तो आप अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं कि ये इस तरह की खसूसियात हो तो मैं इसको वोट डालूंगा? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ। तो फिर भी अगली दफा भी खुलोवेगा, फिर वोट पा दोगे? वोट शेर नहीं पावांगे। ओहो, वाह जी वाह। आप जब नुमाइंदे को वोट डालने जाते हो तो क्या सोच के वोट डाला था, क्या उम्मीदें थी उससे? पहली दफा डाला है, गया हूँ, मुझे कहा दोस्त ने शेर को लगा, मैं शेर को लगा। बस दोस्त ने कहा तो कोई मकसद नहीं था वोट का? डार साहब कोई भी नहीं है। जब वोट डालने जाते हैं अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? ਸਰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੁਰੱਬੇ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖसूसियत ही नहीं देखता। अपने जो MP MNA जिसको वोट डालने जाते हैं क्या देखते हैं, उसकी खसूसियात क्या देखते हैं? हम तो सोचते हैं ये कि वो अच्छा काम करे, पर कम अच्छे काम वाली कोई तवक्को नहीं उनसे। जिसको वोट डाला है अभी आपने, उसने आपकी इलाके की तवक्कुआत पूरी की है? नहीं। आप जब इलेक्शन में वोट डालते हैं तो अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? और बातों की देखनी सारी को ने। आप तो जानवर इनाम खरीदने जाते हैं तो दांत भी देखते हैं, तो अब देख वो सारी सब चीजें भी देखते ठीक है। हैं। नुमाइंदे को देखते हैं? बस छोड़ दिए सब कुछ। अच्छा, ये बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन अब हंसी आ रही है मुझे भी इन चीजों पे। क्या हाल है आपका? कैसे आप? मैं खैरियत से ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, उसने खैरियत से। आओ मैं जी मेरा। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, यकीन माने। आप जो है ना वो पंजाब को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हैट्स ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, नाइस टू मीट। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀ, ਕਦੋਂ ਨਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਵੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਰਸਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਰਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੁੱਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪੜ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। भाई साहब, अल्लाह ताला साढ़े हाल पे रहम करे। क्या खसूसियात देखते हैं अपने नुमाइंदे में वोट डालने के लिए? नुमाइंदे में देखते हैं ना, ये हमारे मसलाइल जो हैं वो हल करे,
लेकिन वैसा मसला ही नहीं है। आज तक किसी नुमाइंदे ने आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं, किया? कोई भी नहीं पूरा। वोट क्यों डालते हैं आप, क्या वजह है वोट क्यों डालते हैं? हाँ, बस जो शुरू से चल रहा है कि वोट जिसको नून लीग है, पीटीआई है, हम तो वैसे नून लीग को डालते हैं जब भी डालते हैं। कोई सोचते नहीं क्यों डाल रहे हैं? सोचना बस सारे लोग लगे हुए हैं, डालते हैं, हम भी डाल देते हैं। वेरी नाइस, क्या खूबसूरत बात की है। क्या देखते हैं अपने नुमाइंदे में वोट डालते वक्त? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं देखते? मतलब हम कुर्बानी का जानवर भी लेने जाएं तो 10,000 चीजें देखते हैं उसकी, तो वोट डालते हुए नहीं देखते आप कि ये कैसा बंदा है जिसको मैं अपना वोट, इतना कीमती वोट डाल रहा हूँ? नहीं, वो सोचते ही नहीं है वोट डालने से पहले। क्या सोच के वोट डालते हैं, मतलब कि नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? नुमाइंदा अच्छा होना चाहिए हमारे इलाके में। कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, काम करने वाला हो। आज तक जिस नुमाइंदे को वोट डाला आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा है नुमाइंदा आपका? नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं उतरा जी। आप वोट क्यों डालते हैं? अपने ज़मीर, अपने मुल्क के लिए, कि मुल्क के लिए बेहतरी लाए नुमाइंदा। आप आपका नुमाइंदा जो यहाँ पर आपके इलाके में खड़ा होता है, MP MNA जी, उसमें क्या खसूसियात देखते हैं आप? मैंने 2 मरतबा भाई मेरे वोट डाला है जो मंजूर साहब को। ठीक है, वो PP के थे, लेकिन मैंने उनकी शख्सियत बेस पे, पार्टी बेस पे कह लें वोट डाला है, उन्होंने कसूर के लिए काम किया है। ठीक है, आपकी उम्मीदों पे पूरे उतरते हैं? हाँ, उम्मीदों पे पूरे उतरे। ठीक है, अब जो है ना वो नून लीग के, पिछली मरतबा भी नून लीग के थे। अच्छा, MNA MP मैंने उनको डाला? नहीं, मैंने पीपल पार्टी को। अभी पीपल पार्टी के साथ है? या मैंने डाला था वोट। को लगता है कि यहाँ जो पाकिस्तान की सियासत है ये अब मफाद आमा के लिए है, आम पब्लिक के लिए है? नहीं, पब्लिक के लिए नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? आपके सामने मार्केट का हाल है, महंगाई देख लें, लोग मार रहे हैं समेत मेरे। कोई आदमी है जो परेशानी बाजार में आप घूम रहे हैं, उसके बावजूद हम इन्हीं नुमाइंदों के साथ हैं। नहीं, इस बार शायद चेंज कर। अच्छा, चलें, बहुत अच्छा आ शुक्रिया, जाए। आमीन। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि पार्टियों को देखते हैं, देखें ये पाकिस्तानी है, समझ ले, थोड़े पे सो रहा है हमारा, और इनके अच्छे मुस्तकबिल की जंग लड़ने का कहते हैं, क्लेम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सियासत भी एक कमर्शियल सी एक दुकानदारी हो गई भी है कि जो बड़ा ब्रांड तुसी रखोगे, जिस ब्रांड की मशहूरी ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा बिकेगा। वो ब्रांड चाहे जहर भी बेच दे, वो ब्रांड चाहे गंद भी बेच दे, वो बिक जाएगा क्योंकि ब्रांड का लेबल उस पर लग जाएगा। ये पार्टियाँ जो सी हैं ब्रांड बनती जा रही हैं और अवामी खिदमत उत्थे ही खलोती है। कसूर के लोग क्या कहते हैं आपने जान लिया। कसूर के लोग जो उनसे हैं वो क्या सोचते हैं वोटिंग प्रोसेस के बारे में और अपने नुमाइंदे के बारे में, उसमें क्या खसूसियात देखते हैं वो भी आपने जान ली। अब हमारे दोस्त हैं अदील शुजा भट्ट साहब, जो हमारे एम्बेसडर भी हैं जर्मनी में टूरिज़म के, और हमारा वॉल सिटी अथॉरिटी के भी एम्बेसडर हैं बाहर दुनिया में, और एक बिजनेसमैन भी हैं, इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं, वो दुनिया घूमते रहते हैं, जर्मनी में मुकीम हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जर्मनी में लोग वोट कैसे डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ज़ैब। तो सवाल सबसे पहला यही है कि जर्मनी में लोग वोटिंग प्रोसेस को कितना सीरियसली लेते हैं, और लोग जो उनसे हैं जो वहाँ रहते हैं वो वोटिंग के प्रोसेस के बारे में क्या कहते हैं? अगर बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मनी में आप वक्त से पहले अपना वोट जो है वो बना के तैयार करके उनको भेज सकते हैं और उसे वो पोस्ट वोट कहते हैं। उसके अलावा आपको खुद ही मुतल्ला किया जाता है कि आपका वोटिंग कहाँ पे होगी। तुर्की का लिए के बारे में जिक्र किया जाए तो तुर्की में भी यूरोप की तरह आपके रिहाइश का इंदराज होता है और आपको पता होता है आपका रिहाइश, आपका नफूस कहाँ पे है, और ऐसा इंतज़ाम वहाँ होता है कि आपको वक्त एक्सटेंड नहीं करना पड़ता, सब के सब आप वोट वहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक तो निज़ाम है आपके इंदराज का, फिर दूसरा निज़ाम है वोट का। दोनों को इतना आसान बना दिया गया है कि लोग उसके लिए चले जाते हैं और पार्टीज को प्रोपोगेट करने के लिए, अपनी तशहीर करने के लिए बराबर मौका दिया जाता है। वोटिंग प्रोसेस का तो आपने बता दिया, ये बताएं कि क्या जर्मनी में जहां आप रहते हैं वहां पर वोट ना डालने वाले को क्या जुर्माना किया जाता है, और ये वोटिंग का जो प्रोसेस है ये मैंडेटरी है, वोटिंग डालना, वोट करना मैंडेटरी है, या इसको अवाम का हक कहा गया है कि वो अपना हक इस्तेमाल करना चाहें या ना चाहें, उन पे ये सब उनके ऊपर है। तो ये वोटिंग का जो इस्तेमाल है, वोट की जो ताकत है, उसके बारे में वहाँ लोग कैसा सोचते हैं? जी ज़ुहैब, जैसे आप जानते हैं वोट ना देना भी एक एहतजाज होता है, एक नापसंदीदगी होती है। हाँ, इखलाकी तौर पे या तशरीह में कहते हैं जी आपका हक नहीं, आपका फ़र्ज़ है। असल में इसे हक ही समझा जाता है और हक के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ दिलचस्प है, जब अभी आपने देखा होगा तुर्की में टर्नओवर बहुत ज़्यादा था, पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा था, और पिछली दफ़ा जो टर्नओवर था वो काफ़ी ज़्यादा था। उसकी वजह वहाँ की आवाम का पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना
उनकी अपनी पसंद नापसंद के लिए वोट डालने के लिए निकलना। अच्छा दिल भाई, ये भी बताइएगा कि वोटर को वोट डालने के लिए कितनी आसानी दी जाती है, यानी कि हुकूमत की तरफ से वोटर के लिए क्या क्या आसानियां दी जाती हैं ताकि वोटर जो है वो आसानी से अपना हक राय दही इस्तेमाल कर ले, उसे ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। सरकार की तरफ से, उस मुल्क की गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उस शहरी को? ये सवाल थोड़ा अहम है। यहाँ पे थोड़ा सा नफ्सियात का फ़र्क है। जर्मनी की ख़ास नफ्सियात है, ये अपनी हुकूमत को, अपने निज़ाम को बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, मगर ये हुकूमती फ़ैसलों को, अदालती फ़ैसलों को या वोटिंग के नताइज को कभी भी शक नहीं करते, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते, अपने निज़ाम पे एतबार रखते हैं। जहाँ रहेगी तुर्की की बात, तुर्की चूँकि ज़्यादातर हिस्सा एशिया में है, जज्बाती लोग हैं, तो अवाम में तो रुझान जो है वो ज़्यादती का नहीं है, करप्शन का नहीं है या निज़ाम के ऊपर शक का नहीं है, मगर चूँकि कुछ हमारे मसालों का जोर यहाँ ज़्यादा है, इसलिए वक्ती शिद्दत को टालने के लिए पार्टीज़ और जिस लीडर ने ज़्यादा मजबूत होना होता है वो धांधली का दावा करता ही है, मगर अवाम ऐसे दावों को तुर्की में भी ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होते। और जर्मनी में तो ऐसा कहने पे भी लोग हंसेंगे कि जी धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह के निज़ाम को शक की नज़र से यहाँ नहीं देखा जाता। यूरोप की साइड पे क्या सूरत हाल है और कैसे वोटिंग प्रोसेस होता है? अदील शुजा भट्ट साहब हमारे भाई हैं, वो जर्मनी से हमें ये बता रहे थे। हमारे एक दोस्त हैं, वो यूके में मुकीम है और वो यहाँ पाकिस्तान में अपने फैमिली से मिलने के लिए आए हुए हैं, तो हमने उसका फ़ायदा उठाते हुए उनसे भी बात की है। वो वकालत भी करते हैं और हांगकॉन्ग में वकालत कर रहे हैं, तो उनसे जाके बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यूके में वोटिंग प्रोसेस कैसा है और यूके के लोग जो उनसे हैं स्पेशली, क्योंकि अब यूके की जब आप फिल्म देखते हैं या यूके के बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हर जगह छाए हुए हैं। तो वो कैसे छाए हुए हैं, क्यों छाए हुए हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर, यूके वालों से पूछते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब, कैसे हैं आप? अजीज साहब, ये यूके में लोग जो हैं वोट डालने जाते हैं, मोटिवेशनल ड्राइव क्या है, क्या वजह है कि वोट डालने जाते हैं, इतनी दिलजमी से जाते हैं? हम यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ देते हैं, वोट में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनके पास ये ड्राइव क्या है, क्यों वोट डालने जाते हैं वो लोग? बच्चों को शुरू से इनकॉर्पोरेट किया जाता है स्कूल्स में, उन्हें बताया जाता है कि आपकी ये सिविक राइट है आपका, कि आप वोट डालने जाएं, हक है आपका, आपका हक है, आपका फर्ज नहीं है। फर्ज नहीं है। अच्छा, इंग्लैंड में उसको फर्ज नहीं कहा गया? नहीं, अगर आप वोट नहीं डालते तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं है। हमारे यहाँ और उनके वहाँ की वोटिंग में क्या फर्क है? वहाँ पे पोलिंग स्टेशन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं, हमारे यहाँ 5 बजे बंद हो जाते हैं। ठीक है। के बाद वहाँ पे वोटिंग को आसान से आसान तरीन बनाया जाता है। वो कैसे? 3 तरह से वोट डाला जाता है। ठीक है। एक, इन पर्सन, आप जाके पोलिंग स्टेशन में ज़ाती तौर पे वोट डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पोस्टल वोटिंग होती है। अच्छा, आप पोस्ट के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं, वो 11 दिन पहले आपको बताना होता है, वो आपको फॉर्म भेजते हैं, यानी कि आसान है, आपको वोट करना बहुत आसान है। तीसरा भी एक तरीका है, वो प्रॉक्सी के जरिए किसी बंदे को आप नामजद कर सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे जाके वोट डाल सकता है। अगर आप अब्रॉड हैं, आप काम की वजह से नहीं पहुंच सकते, आप बीमारी की वजह से नहीं पहुंच सकते, उसमें वजह बताना जरूरी है। यानी ये तो इसमें तो मुझे नजर आ रहा है कि हमारे यहाँ पे तो बहुत धांधली हो, यानी कि मैं वोट डालने जाऊँ, पता चले मेरा वोट तो डल गया और कोई और डाल गया। उसके लिए आपको सही दस्तावेजात की जरूरत होती है, उससे पहले एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको पूरा चेक होता है। ये तमाम चीजें फुल प्रूफ तो कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों को एतबार है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई धांधली की ज्यादा गुंजाइश होती है। जैसे हमारे यहाँ पर ऐसे होता है, कहा जाता है मुवैयन तौर पे, आपने भी देखा होगा कि जो इलेक्शन हार जाता है वो शोर मचा देता है कि धांधली हो गई, धांधली हो गई। वहाँ पर धांधली का शोर मचता है। अगर आप नतीजे से मुतमईन नहीं है तो आप 21 दिन के अंदर अंदर आप अपने रिटर्निंग ऑफिसर को रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर की मर्जी है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन उसके बाद अगर आप उससे मुतमईन नहीं है तो आप अदालत से तो क्या रिकाउंटिंग का लेके, रिकाउंटिंग, रीपोलिंग नहीं, रीपोलिंग, वो रीपोलिंग जो है अब आपको साबित करना काफी मुश्किल हो जाता है कि वोटर मैनिपुलेशन हुई है। यहाँ पर और वहाँ पर क्या फर्क देखा आपने वोटर का और जिसको वोट डाला जाए उसके एटीट्यूड का? जो वोटर है उसको पता है कि उसके राइट्स क्या हैं। अगर आपको कोई मसला है तो आप अपने हल्के के एमपी से बात करते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, आप अपने मेयर तक पहुंचते हो, आप अपने हल्के के काउंसिलर से। यहाँ पर हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। आप डायरेक्टली वहाँ पे ईमेल करके, जब कोविड था तो आप ईमेल करते थे और आपको उसी वक्त ईमेल का जवाब आ जाता था। अभी तो वो अपॉइंटमेंट्स भी लेते हैं, आपसे बात करते हैं, मिलते हैं और आपके जायज़ मसाइल जो हैं उसके लिए मुनासिब फोरम पे आवाज़ उठाते हैं। अच्छा अजीज भाई, यहाँ पर पाकिस्तान में एक तासुर है कि इमरान खान साहब के चाहने वाले ओवरसीज बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली यूके में। अब आप यूके से हैं, 8-10 साल आपको वहाँ रहते हुए हो गए हैं।
हम भी जाके इंशाल्लाह उन लोगों से ज़रूर बात करना चाहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि वहाँ इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ तो समझ में आता है ना कि जब वो सिंपैथी का ले रहे हैं वोट या सिंपैथी गेन कर रहे हैं कि जी मुझे हटा दिया गया और कारकर्दगी के बारे में बताते नहीं, वहाँ पर क्या ड्राइव है? बाहर पाकिस्तानी हैं, वो तो सिर्फ सनसनीखेज खबरें देखते हैं। अच्छा। जब वो देखते हैं तो उन्हें सिर्फ यही नज़र आता है कि पिछले 15-20 सालों से कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। इस बात की जब गिरदान होती रही तो उनको सिर्फ एक देवता बना के दिखाया गया। इसकी एक बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि मैं 2008 में मैंने पाकिस्तान छोड़ा, तो मैं उसी साल में स्टक हूँ पाकिस्तान के। आपको लगता है कि पाकिस्तान 2008 में ही है? हर बंदा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन हम जो बाहर वाले हैं उनके ख्याल में ज़िंदगी वहीं पाकिस्तान की रुक जाती है। उनके लिए पाकिस्तान वही रहता है जिस साल में वो पाकिस्तान छोड़ते हैं। ठीक है। जब हमने दूसरों ने पाकिस्तान छोड़ा, खान साहब जो थे वो हीरो थे और हीरो हैं। स्पेशली जिन्होंने 92 में छोड़ा वो तो पागल हो गए। जिन्होंने 80s में छोड़ा, 90s में छोड़ा, उनके लिए तो हाँ खान साहब मतलब वर्ल्ड कप और वो ब्ला ब्ला। ओहो। अच्छा, मैं यही जानना चाहता हूँ, सिटीजन है वहाँ पे, वहाँ रहने वाले हैं, फिर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे लिए इतना परेशान हो रहे हैं। हम कहते हैं नई चीज़ पसंद, वो हमें ज़बरदस्ती पसंद करवाते हैं। देखिए, मैं अंदरून लाहौर से हूँ। हाँ जी। तो उधर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, शायद गैर पार्लिमानी और आप इस्तेमाल बताए कि चेज़े लेते हैं, चेज़ेबाजी करते हैं। चेज़ेबाजी है उनका पास टाइम, यही है। काम किया, घर आए, मकामी लोगों से नहीं मिलते और जब बैठते हैं तो सिर्फ सियासत के मामले में बात होती है। ओए होए। ये एक कल्चर है हमारा कि एक उत्ते रखनी है कि जो मैंने बात किया आपने उससे बढ़ के कर। तो ये ओवरसीज ये वाला काम करते हैं वहाँ पे। वही मैं सोचता हूँ कि मतलब इतनी अच्छी दुनिया में रह रहे हो तुम और हमें भी अच्छी दुनिया में रहने की कोशिश करने दो। एक जैसे बात है और कुछ भी नहीं। ना उनके बच्चों ने इधर आना है, ना किसी ने आना है। जो वो माँ बाप को कहता देखते हैं, ये चोर है, ये डाकू है, ये देवता है। ओहो, वेरी सैड। वेरी नाइस मीटिंग यू अजीज, थैंक यू सो मच। अभी हम आपको लेके चलेंगे कुंवर दिलशाद साहब की तरफ। ये हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और ये हमारे मौजूदा यानी कि आज के पंजाब हुकूमत जो निगरान सेटअप है उसके अंदर इनके पास जो पोर्टफोलियो है वो लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर का है और ये एडवाइज़र भी हैं हमारे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के। तो आए आपको लेके चलते हैं कुंवर दिलशाद साहब की तरफ। जी हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? सर इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि आपका जो सारा तजर्बा है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़्यादा है और आप उस पर बात भी करते हैं। हम सर रिसर्च कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, दुनिया की खबरें भी पढ़ रहे थे। हमें पता चला कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो दुनिया में बड़ा सीरियसली लिया जाता है। आप काफ़ी अर्सा इलेक्शन कमीशन को देखते भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन के प्रोसेस को हमारे लोग कितना सीरियसली लेते हैं? दरअसल यह है कि आवाम को हमारे इलेक्शन के सिस्टम पे एतमाद नहीं है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि हमारा सबसे पहले जो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुआ 14 अगस्त 73 को जी, तो उसके अम्ब्रेले के नीचे इन्होंने बनाया अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76। जी ठीक है सर। फिर इलेक्टोरल एक्ट 74, जी सेनेट एक्ट 75, डिलिमिटेशन एक्ट 74। तो ये तमाम बनते रहे, लेकिन जो हुकूमतें तब्दील होती रही तो वो उसमें तब्दीलियाँ करते रहे। ठीक है। जबकि इसके बरक्स इंडिया ने जब वहाँ का जो 26 जनवरी 51 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसकी फौरी तौर पर उन्हें अवामी नुमाइंदगी एक्ट 51 बनाया और उसमें आप यकीन जाने कि 70 साल के अरसे में चंद तरमीमें हुई। सबसे मेजर क्या थी जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया? हमारे जो स्टाफ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अमला है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अंदर जो उन्होंने इलेक्शन करवाए वो इंतहाई मुतनाज़ा करार दिए गए। अच्छा। उसमें सबसे पहले जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो इलेक्शन हुआ वो हुआ 7 मार्च 77 को। ठीक है। तो मुल्क का एक इंतहाई पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए गड़बड़ करवाई। ठीक है। तो मेरे इत्तेफाक से मेरा पहला तजर्बा जो हुआ वो 77 का इलेक्शन के बाद जब मेरी पोस्टिंग हो गई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, तो वहाँ जब मैं गया तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो कहने लगे कि जनाब आप इलेक्शन तो आप करवा रहे हैं, कल इलेक्शन है, हमें तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ चुकी है। क्या इंस्ट्रक्शन? कि भाई गड़बड़ होनी है। अच्छा। कि मैंने कहा बस आपका इलेक्शन तो मुकम्मल हो चुका, आप हम हंसते रहे थे देखते। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम देखेंगे कैसे करेंगे। लेकिन जब हमने गए पोलिंग स्टेशन में देखा वहाँ कब्जा हो गया, सब कुछ हो गया, पुलिस भी खड़ी देख रही है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन को, मेरे बड़े एक अच्छे दोस्त भी थे, मेहरबान भी थे, वही मुझे लेके आए थे। क्या नाम था? जस्टिस सजाद अहमद जान। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर पता चला कि इलेक्शन हो चुके, आप क्या कौम से खिताब फरमा रहे हैं?
तो वो कहने लगे नहीं नहीं बेटे खामोश रहें बस अच्छा। आप देखते रहें। मैं आपको सब खुल के बातें जी, बताता बिल्कुल हूँ ठीक ताकि है। आवाम पता चले। सर ये इलेक्शन कमिश्नर कितना एक ताकतवर होता है, क्या ये इलेक्शन चेंज कर सकता है? इलेक्शन कमीशन के पास इसलिए नहीं होता है कि इनकी जो इख्तियारात हैं वो शुरू से ही बदनीति के तहत इन्होंने इख्तियारात दिए ही नहीं। नहीं, वो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो उनसे है ये मिला हुआ है और इस तरह है, इसलिए ये मुझे लगता है बड़ा ताकतवर। आम लोग भी यही जानना चाहते हैं कि इतना ताकतवर है, इलेक्शन चेंज कर सकता है। नहीं, क्योंकि आपको वाली बात है तो मुझे लगा कि कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। उसमें नहीं, इसमें होता था हमारे सारे आते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमिश्नर होते थे, जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जी ठीक है, सारे होते थे। दुनिया के चंद मुल्कों के दौरे भी किए तो उन्होंने कहा जी आपके निज़ाम की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन ये जजेस हैं। जिस इदारे के जजेस सरबराह होंगे उसको वो इदारा कभी परख नहीं सकता। वो क्यों? वो कहते हैं इनके तरीका कार मुख्तलिफ होते हैं। सर आपको क्या लगता है कि ये निज़ाम के अंदर सबसे बड़ा लूप होल क्या है और किसको ठीक करके हम लोगों का एतमाद बढ़ा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर? मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाता है क्रेडिट। अच्छा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आए ब्यूरोक्रेसी से, ठीक है, उनके अंदर एक बड़ी विल पावर है। जब उन्होंने अपनी विल पावर इस्तेमाल की तो इमरान खान ने उनको रास्ते में रुकावटें पैदा कर दी। हाँ जी, वो उनको कोई भी नहीं पसंद विल पावर। वो इसलिए नहीं रुकावटें कर दी कि जिस वक्त डस्का का इलेक्शन हुआ तो पता चला कि गड़बड़ करने के जो मास्टरमाइंड हैं वो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। अच्छा, डस्के में वो 22-23 जो थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो गायब हो गए। इतने से होता है, गुम हो गए ना, डब्बों समेत गुम हो गए। अब वो हो गए जी, धुंध आ गई थी, बारिश हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ये बड़ी दिलचस्प मामला है ये, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, उनको बार बार फ़ोन किए, चीफ सेक्रेटरी ने टेलीफोन अटेंड नहीं किया। फिर उन्होंने आईजी को टेलीफोन किया, आईजी अटेंड नहीं किया। फिर उन्होंने सियालकोट डस्के के जो डीआईजी थे और बेचारे उनको डिप्टी कमिश्नर आगे डीपीओ को, इस सबको फोन, किसी ने अटेंड नहीं किया। इसके बाद इन्होंने अपनी ताकत इस्तेमाल देखी कि आइन ने तो ताकत बहुत दी हुई है, अब विल पावर चाहिए। सर क्या पावर, विल पावर के अलावा क्या और क्या चीजें हैं सर? बस उनका विल पावर, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। मैं कहता हूँ हमारी अदलिया ने भी तो इलेक्शन कमीशन को महफूज किया ना। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। उसकी मिसाल ये देता हूँ, जब डस्के की रिपोर्ट बहुत शानदार रिपोर्ट आई, इन्होंने एक्शन भी लिया, चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर लिया और आईजी को भी तलब कर लिया कि आपने, मैं आपको कंटेम्प्ट लगा रहा हूँ इलेक्शन का। तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया कि सर हमें तो ऐसी जगहों से हदायत आई थी कि जो हम शर्मिंदा हैं, अफसोस भी कर रहे हैं। सब कुछ उन्होंने नाम भी बता दिए कि जहाँ से टेलीफोन आए थे। इसके बाद टेलीफोन आ जाते हैं ना। फिर जैसे 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो 2013 में इमरान खान साहब कहते रहे कि 35 पंक्चर लगे हैं, 4 हल्के खोल दो, तब भी उन्हें इलेक्शन पे एतबार नहीं था। और जब 2018 में ये जीते तो अपोजिशन कहती रही कि ये सिलेक्टेड हैं, इनको इलेक्ट नहीं किया गया, सिलेक्ट किया गया है। ये क्या माजरा क्या बन जाता है सर? एकदम से सारी चीजें आके इलेक्शन कमीशन के ऊपर रुक जाती हैं। देखो, बात ये थी कि अब अगर 2018 के इलेक्शन हुए और एक बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम लेके आरटीएस 18-20 करोड़ रुपया भी खर्च हुआ इलेक्शन कमीशन का, लेकिन वो आरटीएस बिठा दिया ना सर। तो आरटीएस में बैठ गया, इसके बाद सारा मामला हो गया। मैं आपको अर्ज करूं कि जिस वो आरटीएस के बारे में उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी करवाई, हुक्म जारी किया, कैबिनेट सेक्रेटरी को भी हुक्म दिया और FIA को भी हुक्म जारी किया, उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब जो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं वो कुछ सही में आईनी ताकतवर इदारों को ताकतवर होने नहीं देते। ये बहुत दुरुस्त बात है। उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब जिस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन ने इसको इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जब वो आगे तक गए और उनके खिलाफ चार्जशीट भी कर दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के खिलाफ, आप यकीन जाने प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने ऐसी रिपोर्टें पेश की चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने, वो फिजिकल रोए, कहते हैं जनाब हमने ये गड़बड़ की है, हमसे कार्रवाई इसलिए गए कि हमारे बीवी बच्चों को अगवा कर लिया गया। और बाद में ये कहा जी हमें डराया धमकाया भी गया, लेकिन हमें कुछ पैसे भी दिए, 5-5 लाख 3-3 लाख रुपए कि ये गड़बड़ कर दें। तो सर इस तरह तो लोगों को इतबार नहीं है ना। जब एक और बात है, हमारी अदलिया ने क्या किया, अदलिया ने किया कि जब इलेक्शन कमीशन ने सख्त हुक्म जारी किया इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, तो हमारी अदलिया ने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन तो इनके खिलाफ एक्शन लेने का रवादारी नहीं है, केस खारिज कर दिया। उस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने अब जो ख़त लिखा है चेयरमैन सेनेट को भी और कौमी असम्बली के स्पीकर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, कि जनाब हमारे तो आपने बिल्कुल महफूज कर दिया और आइंदा इंतखाबात में जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये आपने कोई करार वाकई किसी को मुजरिम को सजा ही नहीं मिली। ये हमारी हाई कोर्ट ने किया, लाहौर हाई कोर्ट ने।
तो सर मैं आप ये मानते हैं कि इस तरह लोगों को एतबार नहीं आएगा? इंडिया में जो हुक्मनामा जारी किया हुआ है शुरू से कि जब इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू हो जाए तो इंडिया की कोई अदालत इलेक्शन कमीशन के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। सर इधर तो मेरे ख्याल से हर इदारा हर दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत करते हैं और उसको फिर काम करने से रोकता है। ये तो बड़ा काम खराब है सर, बहुत खराब है। तो फिर अवाम को मेरे ख्याल से मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराए जाते। नहीं, जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन ने जब उनको आईना दिखाया तो फिर इमरान खान पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गए। ओहो, बिल्कुल ठीक। फिर तरह तरह पे इल्जाम तज़ीक। जब इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन एक्ट के तहत उनको केस दर्ज करवाया, उनको तलब किया, तो हमारी हाई कोर्ट ने स्टे दे दिए। अच्छा, अब मैं सर आपसे हल पूछता हूँ इसका। मैं आपसे बहैसियत एक तज्जिकार, बहैसियत एक सीनियर ब्यूरोक्रेट आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसके बारे में सबसे बड़ी अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फ्री हैंड दिया जाए। ठीक है। और अदालतों ने जो यरमगाल बनाया हुआ है तो वो उससे आज़ादी दिलाई जाए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। इलेक्शन कमिश्नर मौजूदा जो है सिकंदर सुल्तान राजा ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के 3 मिनिस्टरों को सस्पेंड किया जब ये लोकल गवर्नमेंट में मुदाखलत कर रहे थे, वो सस्पेंड कर दिया उनको। तो नेक्स्ट डे हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बहाल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कौन होता है उनको सस्पेंड करने वाला? आप बताइए, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता तो फिर आप इलेक्शन करवाएंगे? आप करवा रहे इलेक्शन फिर। मैं ये तो कह रहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिला वजह ही डेट मुकर्रर कर दी 14 मई, बिला वजह पूछे बगैर इलेक्शन कमीशन का जी मैं शेड्यूल देता हूँ। तो अब इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कौन होते हैं इलेक्शन शेड्यूल देने वाले? अब मैं पढ़ रहा देख रहा था कि आपने किस का हमसे सवाल ये दें नजर सानी की अपील में ये कहा आप इस चीज का जवाब दें कि आपने आईन की किस आर्टिकल के तहत डेट फिक्स की है, तारीख दे रहे हैं। हाँ। ओए सर, इसका मतलब यही है कि सर इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए और इदारों को एक दूसरे की इज्जत बहाल रखनी चाहिए। जब एक और बड़ी अहम बात, जब आर्टिकल 105 ये कहता है जो गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करता है तो गवर्नर तारीख देगा। बिल्कुल ठीक बात हो गई। और कौमी असेंबली डिसॉल्व होती है तो फिर प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट एंड पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ उनको कहा गया जी सदर साहब दे दें। किसी की मंशा चल रही है, यानी कि किसी का दिल कर रहा है कि फलां तरीके ये सारे बैठ के उनको चाहिए, बड़े दानिशवर आपने बहुत शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं, आवाम के हम भी खुल के बातें कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, जो आम आदमी देख रहा है, कोई रक्शे वाला, टांगे वाला, आम गरीब आदमी देख रहा है, उसका एतमाद कैसे बहाल करें हम इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन प्रोसेस पे? क्योंकि आप वो जिस किसी से मैं जाके बात करता हूँ, यार आप इलेक्शन में वोट डालेंगे, क्योंकि यार जो वोट थे आप ही पे जाता यार, और जिन्हें आना होगा वो आके बह जाएगा। इस तरह की बातें चलती हैं सर, ये बड़ी खतरनाक लगती हैं मुझे ना। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आपको जब पूरा सिस्टम को निज़ाम बदलना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दें कि अगर कोई आपके सूबे का चीफ, अगर वो इलेक्शन में गड़बड़ होते हैं तो चीफ सेक्रेटरी जवाबदेह है। जी ठीक है। हाँ, अब ये देखें कि अभी इमरान खान से गलती हुई थी 2013 में, तो उन्होंने कुछ 30-40 अपनी दरख्वास्तें पटिशन दाखिल कर दी, उनके वकीला ने वो रिटर्निंग ऑफिसर को बना दिया फरीक, वो सब के सब रिजेक्ट हो गई। चलिए सर, मेरी दुआ है सर कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर ये बेहतरीन जमहूरी निज़ाम के लिए बेहतरीन इलेक्शन का निज़ाम भी सर लेके आए और अल्लाह ताला हमारी मदद करे उसमें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। कुंवर दिलशाद साहब ने तो बड़े ही होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि मुझे मालूम तो था, लेकिन टीवी के ऊपर लोग ऐसे बात कम किया करते थे, लेकिन अब बड़ा खुल के उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि इलेक्शन का प्रोसेस हमारे यहाँ मशकूक था, है और पता नहीं कब तक रहेगा। इलेक्शन का प्रोसेस जो सा है उसको मशकूक ना बनाया जाए, ये बेहतर होगा। वैसे तो मेरी राय, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मैंडेटरी है और हम यहाँ पर ट्रैफिक का जब चलान करवाते हैं ट्रैफिक का, तो हमें 2000 रुपया वन वे आने पे चलान होता है, तो क्यों ना वोट ना डालने पर भी चलान कर देना चाहिए? क्योंकि इससे हम वोट डालने तो जाएंगे, घर बैठ के तनकीद करने से बेहतर है कि जाके वोट डाला जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब आप लोगों को इस बात पे फोर्स करेंगे कि वो जाके इलेक्शन में वोट डालें, तो वोट डालने आएंगे, अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बड़ी चीज़, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। जो वोट डालने आए, इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि लोगों के लिए आसानी पैदा करें। लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की बजाय जगह जगह बूथ बनाए जाएँ जहाँ पर लोग जाके अपना वोट इस्तेमाल करें, और इसको जो इलाके हैं उन इलाकों तक महदूद कर दिया जाए, यानी कि छोटी उसको यूनिट्स में तब्दील कर दिया जाए, छोटे यूनिट्स बना दिए जाएँ, गली के वोटिंग कर दी जाए, गली की वोटिंग इकट्ठी कर ली जाए, तो ये तमाम चीज़ें आसान हो सकती हैं, बेहतर बनाई जा सकती है। मैं जो मशवरा दे रहा हूं, हो सकता है कि वो कारआमद ना हो, लेकिन इससे बेहतर मशवरे दिए जा सकते हैं। कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन चीज़ों को आसान किया जा सकता है। इंसानी मुआशरा है और इंसान जो सा है वो आसानियां ढूंढने में बड़ा तेज़ है।
यानी कि इंसान अपने लिए आसानियां ढूंढ ही लेता है, लेकिन जब इंसान आसानियां ना ढूंढे तो इसका मतलब वो आसानी ढूंढना चाहता नहीं है, या वो चाहता है कि ये प्रोसेस मुश्किल ही रहे और मुश्किल बना रहे ताकि लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल ना करें। इलेक्शन जो है बड़ा ज़रूरी है, किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क की जान होती है उस इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, साफ और शफाफ होना बहुत ज़रूरी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे और हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन पाकिस्तान हम दे के जा सके। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।